पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले उस खबर की विस्तार से चर्चा करनी है जो इंडिया अलायंस की दिल्ली वाली मीटिंग से निकली, मगर सांसदों के निलंबन और जगदीप धनखड़ की ममिक्री के मुद्दे में कहीं दबकर रह गई। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को सपोर्ट किया है इंडिया अलायंस के चेहरे और पीएम के उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन क्या 28 दलों के लीडर इस नाम से सहमत हैं? क्या महागठबंधन का फार्मूला यूपी, बिहार जैसे बड़े सियासी स्टेटस के लीडर को कबूल होगा? क्या नीतीश नाराज हैं? अगर हैं तो क्या करेंगे? आखिर गठबंधन का पीएम चेहरा कौन होना चाहिए? विपक्ष को इलेक्शन किस मुद्दे पर लड़ना चाहिए? इन सवालों के लिए एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर त्वरित सर्वे करवाया। पहला सवाल क्या था उसमें? पहला सवाल यह था कि आखिरकार गठबंधन का संयोजक कौन बनना चाहिए। इस सवाल के जवाब में 44% लोगों की राय हां में आई, जबकि 34% लोगों ने खड़गे को संयोजक के तौर पर नहीं देखना चाहते ये राय दी। 22% कहते हैं पता नहीं। तो खड़गे साहब का ये त्वरित सर्वे है। और मीडिया की क्या ड्यूटी होती है? मीडिया की ड्यूटी होती है बेटर गवर्नेंस के लिए सरकार को सुझाव देना ताकि लोगों का भला हो। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। इसलिए इंडिया अलायंस इस सर्वे को पब्लिक इंटरेस्ट में जनता का एक सुझाव समझे। आखिरी फैसला तो नेताओं को ही करना होता है। सवाल यह है कि इस बार गठबंधन का नया दांव कितना कारगर साबित होगा? सब तैयार हैं या नहीं, या इन पर भी दरार है, यानी तैयारी को लेकर भी? जब तक इन सवालों पर चर्चा का दौर शुरू होता, जाति वाली सियासत संसद के गलियारों में गूंजने लगी। मुद्दा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ममिक्री का था, लेकिन जवाब देने आगे आए मल्लिकार्जुन खड़गे। जाट का जवाब दलित से दिया। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। लोकसभा में जो हमारे नेता थे पार्टी के, हम जो घटनाएं घटी हैं यहाँ पर, उस पर बोलना चाहते थे। मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। अब लौटकर इंडिया अलायंस की मीटिंग में चलते हैं। आखिर खड़गे का नाम मोदी को टक्कर देने के लिए उठा कैसे? अंदर हुआ क्या? आज ममता ने खुद ही बता दिया। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। ममता की इस बात पर खड़गे हैरान थे मगर उत्साहित भी। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया। खड़गे ने मीटिंग में कहा कि वो फाइटर हैं, कभी गरीब परिवार या दलित के नाम पर सियासत नहीं की, जीवन भर समानता के पक्ष में थे और लगातार बराबरी के लिए संघर्ष किया। लेकिन सवाल है कि अगर खड़गे के नाम के साथ महागठबंधन आगे बढ़ा तो उनके साथ कौन कौन होगा? अगर इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान में अगर पहली बार खड़गे जैसे एक अनुभवी नेता, एक दलित नेता, और वो हर मोर्चे पर काम करते हुए मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए हैं, अगर ऐसे नेता अगर प्रधानमंत्री देश के बनते हैं इस संकट की स्थिति में, तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय हो। खड़गे जी वाली बात है तो वो कोई डिस्कशन एज सच किसी से कुछ हुआ नहीं था। कुछ लोगों ने नाम वहाँ रखा, लेकिन कोई ऐसा डिस्कशन तो कभी हम लोगों से कोई चर्चा हुई नहीं थी। और कन्वीनर वाली बात तो कभी थी ही नहीं, पिछले 3 डिस्कशन में भी नहीं थी। कि कांग्रेस को पहले से पता था या कांग्रेस बिल्कुल ब्लैंक थी? ये मैं नहीं कह सकता, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इस चीज का, लेकिन हम लोगों ने पहली बार वहाँ पर ये सुना। हम लोगों से कोई चर्चा इस बात की नहीं थी। यानी मैदान में जाने से पहले ही नेता के नाम पर ही एक राय नहीं है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि मीटिंग के फौरन बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें जोर पकड़ने लगी। असल में डीएमके नेता ने 3 घंटे चली मीटिंग का अनुवाद करने को कहा।
नीतीश कुमार के भाषण के बाद टीआर बालू ने मनोज झा से ट्रांसलेशन के लिए कहा। इंडिया गठबंधन की पहले की बैठकों में भी मनोज झा हिंदी के वक्ताओं के भाषणों को अंग्रेजी में अनुवाद करते रहे हैं। दिल्ली में हुई चौथी बैठक में डीएम के नेता टीआर बालू ने नीतीश कुमार के भाषण के बाद मनोज झा से नीतीश के भाषण का अनुवाद करने को कहा। गुस्सा किसी और बात का था, निकल शायद कहीं और गया। सूत्र बताते हैं कि नीतीश तो तभी नाराज हो गए थे जब ममता ने खड़गे का नाम आगे किया। हो सकता है इसीलिए वो मीडिया ब्रीफिंग के लिए भी नहीं रुके। अब एनडीए के नेता चुटकी ले रहे हैं। जैसे ही खड़गे जी का नाम सामने आया होगा तो मेरे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तिलमिलाए होंगे और इसीलिए बैठक को छोड़कर आने की जो खबरें उनके सामने आ रही हैं वो पूर्णतः सही है। वो अपने से आगे किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। वो चाहते थे कि वो संयोजक बने, वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। अब जब उनके नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है। गठबंधन की मीटिंग हुई नहीं कि नीतीश ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी की तरफ से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कहीं नीतीश फिर पलटने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। जिसके पास 44 विधायक हैं, उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा? तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार जी को अलायंस ने कहीं का नहीं छोड़ा, न वो घर के हुए न घाट के हुए। बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अगर नीतीश संयोजक नहीं बने तो क्या अलायंस से बाहर हो जाएंगे? क्या वन रैंक वन कैंडिडेट वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा? अब जेडीयू की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं उससे लगता है नाराजगी तो है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस मकसद के लिए सब इकट्ठा हुए, 28 दल साथ आए, क्या वो अलायंस चुनाव से पहले ही नेताओं की सियासी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ जाएगा? सवाल है, नीतीश और शरद पवार जैसे लीडर को छोड़कर ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खड़गे पर दांव क्यों लगाया? क्या खड़गे का सियासी कद मोदी के करिश्मे को मैच कर पाएगा? दलित नेता और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करीब 5 दशक से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। 9 बार विधायक और 3 बार सांसद रहे हैं। हालांकि इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए। राज्यसभा में नेता विपक्ष और साउथ में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे। गांधी परिवार के भरोसेमंद और कई विपक्षी पार्टियों को इस अलायंस में साथ लेकर आए। कर्नाटक और तेलंगाना में जीत के बाद आला कमान का भरोसा खड़गे पर और बढ़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदी समेत 8 भाषाएं बोलना जानते हैं। साउथ की 130 सीटों पर ऐसा गठबंधन को लगता है कि वो उसे मजबूती दे सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ साउथ में मजबूत होकर बीजेपी के रथ को रोका जा सकता है? अगर दलित चेहरे के साथ उतरने का प्लान है तो फिर उत्तर भारत के राज्यों में सिचुएशन मजबूत करनी होगी, खासकर यूपी में, क्योंकि वहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो क्या पीएम फेस के तौर पर खड़गे नॉर्थ को भी मैनेज कर सकते हैं? यहीं से हमारे सर्वे का अगला सवाल जुड़ा हुआ है। हमने पूछा, क्या पूछा? इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा किसे बनाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 14% लोग चाहते हैं खड़गे चेहरा बने पीएम का। समझ गए? 27% लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ राहुल को देखना चाहते हैं वो। 10% लोग कहते हैं नीतीश के नाम का सपोर्ट करते हैं हम। ममता बनर्जी को 8 और शरद पवार को 5% लोगों ने अपनी राय में इस पद, इस चेहरे के लायक समझा। और केजरीवाल को 12% लोग इंडिया अलायंस में मोदी के सामने चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। यह आपको हमने सारा सर्वे समझा दिया जो आज तुरंत हमने करवाया है। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं को बहुत जरूरी देखना चाहिए। क्या सवाल है वो? अगर खड़गे इंडिया अलायंस के पीएम फेस बनते हैं, समझ रहे हैं ना आप, अगर खड़गे इंडिया अलायंस के पीएम फेस बनते हैं तो क्या मायावती का वोट बैंक गठबंधन में शिफ्ट होगा, खासकर यूपी का? 30% कहते हैं शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन 34% लोगों ने कहा वोट मायावती के पास ही रहेगा। 19% लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ज्यादा नहीं, कुछ हद तक
वोट बंट सकता है, जबकि 17% कहते हैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब गठबंधन का चेहरा चाहे कोई भी बने, लेकिन यूपी समेत दूसरे राज्यों में वोट बैंक को साधना तो होगा ही। कौन कितनी सीट छोड़ेगा, कुर्बानी के लिए कौन कौन तैयार है? यूपी सियासत के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सूबा है। 80 लोकसभा सीटें हैं। गठबंधन के लिए बीजेपी को यहां रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगा। सवाल है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तैयारी कितनी है? क्या बिना बीएसपी को साथ लिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है? कांग्रेस का प्रस्ताव है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी में चुनाव लड़े। आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी का अपना घर है, पीढ़ियों का रिश्ता है, प्रियंका जी का रिश्ता है, ये लोग आके उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। क्या बीएसपी को भी इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सबका सुझाव दिया गया है, अब सुझाव राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया। निश्चित तौर से मजबूत अलायंस बने, मजबूती के साथ लड़ाई हो और कांग्रेस एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी। कांग्रेस लीडरशिप तो चाहती है कि बीएसपी को साथ लिया जाए, क्योंकि 3 तरफा मुकाबले में हर बार बीजेपी को फायदा होता है। इसीलिए कांग्रेस कम से कम बीएसपी के साथ वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी बीएसपी को किसी कीमत पर साथ नहीं लेना चाहती। अब ये मसला कैसे सुलझेगा भी या नहीं? विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है चीज़ों को सही ढंग से संभाल के रखें। हमारे तो 7 विधायक तो डाका डाल के मध्य प्रदेश में ले गए, 6 डाका डाल के राजस्थान में ले गए, 3 उत्तराखंड में ले गए, तो हम तो उसमें है ही नहीं। ये क्षमता, ये पावर, ये निर्णय लेने की डिसीजन हम सब लोग तो मानेंगे, ये तो कुमारी बहन मायावती जी के पास है। देखिए, बीएसपी ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और अब तो इस हद तक हो गया है कि वो बीजेपी की बी टीम मानी जाती है। सदन में वो अभी भी साथ हैं बीजेपी के, हम सब लोग बाहर हैं। तो इन हालात में हम कैसे उनके साथ अलायंस कर सकते हैं? वो तो खुद ही नहीं चाहती। सीट कैसे बटेगी, कौन कहां लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी और अलायंस के लिए कितनी सीट छोड़ी जाएंगी, इसके लिए तैयारी शुरू है। कांग्रेस ने 5 सीनियर लीडर की कमेटी बनाई है, लेकिन यूपी समेत 6 राज्य ऐसे हैं जहां मामला फंस सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होगा, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि वहां दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ जाना नहीं चाहती। जबकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सीट बांटने को तैयार हैं। साहब, मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि अलायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। सानू ये कहा गया है कि 13 लोकसभा सीटां की तैयारी करो जी, स्ट्रैटेजी बनाओ। सो पूरी तैयारी दे नाल कांग्रेस पार्टी अज दी तरीक दे विच 13 लोकसभा सीटां लड़न जा रही है। अगर किसी तरह कांग्रेस के लिए पंजाब में केजरीवाल सीट छोड़ भी देते हैं, तो वो गुजरात, गोवा, हरियाणा में कांग्रेस के कोटे की सीट मांग सकते हैं। तब कांग्रेस क्या करेगी? ये पार्टी की लीडरशिप तय करेगी कि स्टेट में किस तरीके से, किस हिसाब से इलेक्शन लड़ना है। एज ए डिसिप्लिन, वॉलंटियर डिसिप्लिन आम आदमी की फोर्स के नाते पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो तय करेगी वो सभी वॉलंटियर्स को, पार्टी के सभी कैडर को मंजूर होगा। बिहार में कांग्रेस आरजेडी जेडीयू के साथ वाम दलों के साथ गठबंधन में है। यहां भी 40 सीटों से लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच सीटों के चयन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों बड़े दल 15-15 सीटें लड़ सकते हैं। वहीं सीपीआई एमएल और सीपीआई ने ज्यादा सीटों पर दबाव बनाया तो कांग्रेस को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। क्या कांग्रेस मानेगी? पश्चिम बंगाल में वामदल और ममता का एक साथ चुनाव लड़ना नामुमकिन है। ऐसे में कांग्रेस के सामने पहेली है कि क्या वो वामदलों के साथ गठबंधन जारी रखे या टीएमसी से हाथ मिलाए, क्योंकि यहाँ दोनों दल कांग्रेस को पैर पसारने देना नहीं चाहते। ऐसे में बंगाल में कांग्रेस 5-7 सीटों से आगे बढ़ती नहीं दिख रही। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में 2 फाड़ के बाद कांग्रेस को लगता है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, लेकिन लगता नहीं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपना हिस्सा कम करेंगे।
कुल मिलाकर यहां तीनों दल 48 सीटें बराबरी से बांट सकते हैं। यानी सभी दल चाहते हैं कि गठबंधन में उनके जितने सांसद होंगे, सत्ता आने पर भागीदारी भी उतनी मिलेगी, ताकि उनकी पार्टी के पीएम के चेहरे को प्रमोट किया जाए। कोई अपनी सीट और वोट छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर बात कैसे बनेगी? बन भी गई तो क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा? इसी असमंजस और तनातनी का फायदा बीजेपी को मिल जाता है, क्योंकि वहां सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों के बीच ऐसे हालात नहीं है। चेहरा कब तय होगा? सीटों का फॉर्मूला कब फाइनल होगा? सब साथ चलेंगे तो कैसे? क्योंकि इंडिया अलायंस की मीटिंग में गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी ने सवाल ये उठाया। खरगे ने पुरानी बातों को भुलाने की अपील की, क्योंकि कुछ हुआ होगा अंदर। 15 जनवरी तक सीट बंटवारे पर सहमति बनी है कि हो जाएगा तब तक। प्रियंका गांधी को वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए, ये प्रस्ताव ममता बनर्जी ने दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ नई रणनीति बनाने को कहा है, ये उनका सुझाव था। ये अंदर की बातें बता रहे हैं, मीटिंग में क्या क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा सीट बंटवारे में क्षेत्रीय दलों को अहमियत मिले, यहीं पेच फंसेगा। राहुल गांधी ने पूछा इंडिया अलायंस के कितने नेताओं को ईवीएम से दिक्कत है। ईवीएम का मसला इस मीटिंग में भी गूंजा। बीजेपी विकास और हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है। अगर 2019 में इसकी पिक्चर विपक्ष ने पहले देखी थी, लेकिन इस बार मुद्दे क्या होने चाहिए, ये हमने सवाल पूछा कि भाई, फिर मैं सवाल पे आ गया हूं कि अगर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ती है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, या मुद्दे क्या होने चाहिए खासकर बीजेपी के सामने? विपक्ष को किस मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? अब सर्वे में अगला सवाल यह था। सी वोटर के सर्वे में 11% ने कहा कि जातीय जनगणना को मुद्दा बनाना चाहिए, ये 11% ने कहा। 25% लोगों की नजर में महंगाई मुद्दा है, और सबसे ज्यादा 34% ने माना कि बेरोजगारी को मुद्दा बनाना चाहिए विपक्ष को। ये विपक्ष को हमारे सर्वे में एक बड़ी चीज निकल कर आ रही है कि देश में किस चीज को मुद्दा बनाया सकता है। 11% ने हिंदुत्व को, और 8% की नजर में राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दों पर तस्वीर आई। इंडिया अलायंस में हो सकता है मुद्दे पर सहमति बन जाए, सीटें बंट जाएं, और तो और मोदी के सामने चेहरे पर भी एक राय हो जाए। लेकिन अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, स्वार्थी बनकर चुनाव में अपनी अपनी सियासी जमीन तलाशते रहेंगे, नाराज होकर नखरे दिखाएंगे, तो फिर 24 के चुनाव में मोदी का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी तो चाहती भी यही है कि वॉक ओवर मिल जाए। तय महागठबंधन को करना है, एक साथ खड़े होकर कड़ी फाइट देनी है, या फिर अलग अलग होकर बीजेपी की राह आसान करनी है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, हम मीडिया वालों का फर्ज बनता है कि विपक्ष भी मजबूत हो और सरकार जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य करे, इसलिए राय देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।